नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है। इंडिगो के विमान में तकनीकी खराबी हो गई। कोलकाता जा रही इंडिगो की विमान दूसरे विमान से भेजे गए यात्री उड़ान से पहले विमान में खराबी आई और 178 यात्री उस विमान में सवार थे। 3 से 4 घंटे तक परेशान रहे यात्री। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं, जहां इस विमान में खराबी आने की वजह से यात्रियों को दूसरे विमान में शिफ्ट किया गया। 3 से 4 घंटे तक यात्री परेशान रहे, जिसकी वजह से यात्रा में उन्हें काफी परेशानी हुई। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार फोन लाइन पर हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? क्या यात्री किस तरह की तकनीकी खराबी आई थी जिसकी वजह से विमान से दूसरे विमान में यात्रियों को शिफ्ट किया गया? कोलकाता से पटना विमान पहुंची थी इंडिगो की और उस विमान को वापस कोलकाता जाना था। 6E775 विमान संख्या। और उड़ान से पहले ही पायलट को पता चला कि सॉफ्टवेयर की खराबी है, जिससे कि विमान को नहीं उड़ाया जा सकता है। इसके बाद विमान को ठीक करने के लिए एयरपोर्ट पर ही रखा गया। करीब 3 से 4 घंटे तक विमान पटना एयरपोर्ट पे ही खड़ी रही और जो यात्री थे वो विमान में ही थे। उन्हें प्रबंधन के द्वारा ये ठीक से जानकारी नहीं दी जा रही थी कि उनके विमान को कब कोलकाता के लिए उड़ाया जाएगा। देर रात 8, साढ़े 8, 9 के करीब उस विमान को ठीक नहीं किया जा सका और यात्री जो थे यात्रियों को किसी दूसरे विमान से कोलकाता भेजने की व्यवस्था की गई और फिर उन्हें देर रात कोलकाता भेजा गया। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, आरा से बड़ी खबर आ रही है। 12 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या की वारदात सामने आई। गुस्साए परिजनों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों के अनुसार आरोपी नारायण साव वहीं पड़ोस का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की एफएसएल की टीम की मदद से जांच पड़ताल कर रही। लोगों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग कर दी है। इसके दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। इस संबंध में लोगों के सहयोग से अभियुक्त को पकड़ा गया है और अभी इलाजरत है। उसके साथ मारपीट की गई है थोड़ी बहुत। इसमें पुलिस के द्वारा जो है इसको तत्काल रूप से बचाया गया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अभी घटनास्थल पे हम लोगों ने निरीक्षण किया है और एफएसएल की टीम भी सभी एविडेंस को कलेक्ट कर रही है। और दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। रात में गश्ती के दौरान सिमरी थाना की डायल 112 टीम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। थलवारा से सिमरी थाना वापस आने के दौरान पुलिस की गाड़ी सड़क के किनारे पलट गई। हादसे में एक पुलिसकर्मी शेखर पासवान की मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी जीके झा और अर्चना कुमारी को जख्मी हालत में डीएमसीएच में भर्ती किया गया। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सरवारा से पेट्रोलिंग करके रिटर्न हो रहे थे सिमरी तरफ के लिए जी। उसी दौरान बिरदीपुर चौक के पास एक कुत्ता सामने से अचानक आ गया, जिसके बचाने के चक्कर में गाड़ी तालाब के किनारे पलटी मार दिया और पानी के अंदर चला गया। बढ़ते आगे, अगली खबर आरा से है, जहां टाउन थाना के विजयनगर गौसगंज मोहल्ले में व्यक्ति के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हथियार से लैस लोग एक व्यक्ति के दरवाजे पर जाते हैं। घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और उसके बाद जब एक व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उसे ताबड़तोड़ थप्पड़ से मारा जाता है और इसके बाद उसे घसीटकर अपने साथ ले जाते हैं। जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति की पहचान बड़हरा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी धर्मराज सिंह के बेटे पवन कुमार सिंह के रूप में हुई है। पवन कुमार सिंह ने गांव के नाम बाबू सिंह उर्फ अशोक कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, चातर गांव निवासी सुभाष सिंह, मोहनपुर करजा गांव निवासी इंदल कुमार सिंह, बखोरापुर गांव निवासी सह बॉडीगार्ड शशि कुमार और रोशन सिंह सहित कई अज्ञात के खिलाफ मारपीट को लेकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आई है। संजीव हंस पर ईडी की कार्रवाई। 7 अचल संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर ली गई है। आईएएस के सहयोगियों की भी संपत्ति जब्त हुई। 23 करोड़ की बताई जा रही संपत्ति। जब्त संपत्ति में नागपुर की 3 जमीन, दिल्ली का 1, जयपुर के 3 फ्लैट, आय से अधिक संपत्ति का आरोप लग रहा है।
तो आइए संजीव हंस पर ईडी की कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं। 7 अचल संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर ली गई है। और आज लोकसभा में बहुत बड़ा दिन है। एक देश और एक चुनाव बिल पेश होगा। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दी है और एक राष्ट्र एक चुनाव संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को आज संसद में पेश किया जाएगा और इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से पेश किए जाने की उम्मीद है। विधेयक पेश होने के बाद मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध करेंगे कि वे विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजें। बीजेपी ने इस बिल को लेकर अपने सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। काफ़ी समय लगातार हो रहे चुनावों से बर्बाद होता है। हम लोग खुद अभी लोकसभा चुनाव लड़े हैं, उसके बाद हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव और अब दिल्ली चुनाव, फिर बिहार चुनाव। इस तरह से सालों भर चुनाव लड़ने से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। हर किसी को खुले मन से विचार करना चाहिए कि एक साथ अगर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों, जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने तय करके 20 वर्षों तक करवाया था और यह केवल इंदिरा गांधी जी की हठधर्मिता थी, उनके सरकार गिराने की साजिश थी, जिसके कारण यह श्रृंखला टूट गई। और गोपालगंज में मद्यनिषेध विभाग की टीम ने शराब के साथ 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 19 शराब पीने वाले 11 शराब के शातिर तस्कर शामिल हैं और इन तस्करों के पास से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। मद्यनिषेध अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि ठंड के इस मौसम में तस्करों ने जैकेट को शराब तस्करी का माध्यम बना लिया है। सेलो टेप से शराब की बोतलों को शरीर से चिपकाकर तस्करी लगातार जारी है। सब पूरा खोलो, जैकेट खोलो। इस अभियान चलाते कुल 30 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें कि 19 शराब सेवन में गिरफ्तारी है और 11 व्यक्तियों को शराब के साथ गिरफ्तारी की गई है। लगभग 70 लीटर शराब जब्त किया गया है। और नए साल में जाम छलकाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है और इसीलिए अब पूर्वी चंपारण जिले के सभी बॉर्डर इलाकों में पुलिस का सघन चेकिंग अभियान जारी है। आदापुर और ढाका पुलिस ने करीब 700 लीटर नेपाली शराब जब्त कर ली है। वहीं चकिया इलाके में लगभग 10,000 लीटर देशी शराब को नष्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने 1 दर्जन शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गोपालगंज में गंडक नदी और सड़क के रास्ते शराब की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस संवेदनशील पॉइंट पर नाइट विजन कैमरा लगा रही है। सीसीटीवी कैमरे से गंडक नदी में गतिविधियों की 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में गंडक नदी के रास्ते शराब की तस्करी को रोकने के लिए गोपालगंज पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने इस गंडक नदी के रास्ते शराब की तस्करी को रोकने के लिए नाइट विजन कैमरा लगाने का निर्णय लिया है। इस इलाके में 6 कैमरे लगाए जाएंगे और उस कैमरे के जरिए पुलिस जो है शराब तस्करों की मॉनिटरिंग करेगी। जैसे ही इस रास्ते से नाव दिखेगी तो पुलिस वहां पहुंचकर जांच करेगी और जांच के बाद उसकी तलाशी लेगी। दरअसल ये इलाका यूपी से जुड़ा हुआ है और यूपी चंपारण जुड़े होने की वजह से इस इलाके से गंडक नदी के रास्ते नाव के जरिए शराब की तस्करी होती है। ऐसे में पेट्रोलिंग के साथ साथ इस इलाके में नाइट विजन कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि नाव से शराब की तस्करी होने वाली और शराब तस्करों की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। तो गोपालगंज पुलिस ने ये बड़ा कदम उठाया है और इस कदम से शराब की तस्करी में कमी आएगी और शराब माफियाओं पर शिकंजा भी कसा जा सकेगा। तो ऐसे में एसपी अवधेश दीक्षित ने साफ तौर पर कहा है कि हाल के दिनों में कई तस्करों को नाव के साथ पकड़ा गया है और नाव से हो रही शराब की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा ये विशेष पहल शुरू की गई है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। गोपालगंज पुलिस के द्वारा कई सारे ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जहाँ से शराब की खेप शहर में अंदर या फिर ज़िले में अंदर या फिर राज्य में अंदर गोपालगंज के माध्यम से आती है। और ऐसे सारे बिंदुओं पे हम लोगों ने सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सभी थानाध्यक्ष के माध्यम से
वर्कआउट किया है इसको, और हम लोगों ने 5 ऐसे पॉइंट्स चिन्हित किए हैं जहाँ पे हम लोग के द्वारा नाइट विज़न कैमरा, हाई क्वालिटी कैमरा लगाया जाएगा और उसकी मॉनिटरिंग हम लोग के द्वारा 24/7 की जाएगी। आवश्यक सूचना, बिहार में शराबबंदी का कड़ा कानून लागू है, उसके बाद भी शराब माफिया राज्य में पुलिस और प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर शराब बेच रहे हैं। हाल के दिनों में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई है। न्यूज़ 18 अपने दर्शकों से अपील करता है कि वे शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन करें। अगर कोई शराब बेचता है या पिलाता है तो उसकी सूचना पुलिस को दे। कई जगहों पर अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही है। अवैध शराब जहरीली हो सकती है। शराब से दूर रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आपकी जिंदगी अनमोल है। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। सुबह सुबह बड़ा हादसा टल गया। ट्रक और स्कूल बस में भीषण टक्कर हुई। स्कूल के लिए बच्चों को लाने के लिए ये बस जा रही थी और घटना में स्कूल बस ड्राइवर जख्मी हो गया। बस में बैठे सभी बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सदर थाना के खबरा मंदिर के पास ये हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां सड़क दुर्घटना की एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे। सुबह सुबह एक बड़ा हादसा टल गया है। ट्रक और स्कूल बस में भीषण टक्कर हो गई। स्कूल के लिए बच्चों को लाने के लिए ये बस जा रही थी और घटना में स्कूल बस ड्राइवर जख्मी बताया जा रहा है। हालांकि सभी बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और देश की राजधानी दिल्ली में हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। दिल्ली का AQI 400 के पार तक पहुंच गया, जो कि गंभीर स्तर पर माना जाता है। और इसी बीच प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए CPCB और पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से गठित CAQM ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस बैठक में CAQM ने पूरे दिल्ली NCR में ग्राफ 4 की पाबंदियां लागू करने का फैसला कर लिया है। ग्राफ 4 लागू होने के बाद कारखाने, निर्माण कार्य और यातायात पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है। नोएडा में सभी स्कूल सुबह 9 बजे से खुलेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर AQI 400 के पार हो गया है और जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर काफी गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। और ऐसे में सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। जगह जगह पर ग्राफ 4 जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत सभी कारखानों को बंद किया गया है। निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है और स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। सुबह 9 बजे से स्कूल खुलेंगे। और सरकार बनने पर कमजोर महिलाओं को 2500 रुपए देने के तेजस्वी यादव के ऐलान पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। लेकिन इसके साथ ही अब सबकी नजर टिक गई है कि नीतीश कुमार की यात्रा कैसी रहेगी, क्योंकि एनडीए के नेता बार बार ये इशारा कर रहे हैं कि यात्रा के बाद सीएम नीतीश कोई बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। सीधे जो है माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपए जो है सीधे हम लोग जो है खाते में डालने का काम करेंगे। सीएम नीतीश की महिला संवाद यात्रा का ऐलान क्या हुआ? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम की यात्रा शुरू होने के पहले ही सरकार बनने पर महिलाओं को 2500 रुपए देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। एनडीए नेता महिलाओं के लिए किए गए सीएम नीतीश के काम गिनाने लगे। इन सब योजनाओं का नाम ले रहे हैं कि हम बिजली फ्री कर देंगे महिलाओं के लिए। अरे महिलाओं के लिए नीतीश कुमार से बड़ा चैंपियन इस देश में कोई नहीं है। बिहार छोड़ दीजिए, इस देश में नीतीश कुमार से बड़ा चैंपियन कोई नहीं है। ठहरिए ना, समय का इंतजार कीजिए। नीतीश जी खुद ही कुछ न कुछ ऐसी योजना लाएंगे, सब धराशायी हो जाएंगे। एनडीए के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं से जो भी वादा किया है, साथ में ये इशारा करने से भी नहीं चूकते कि सीएम नीतीश यात्रा के बाद कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे, तो हमेशा करते रहते हैं। जब भी यात्रा पे निकले हैं तो बिहार का भला किए हैं, समाज का भला किए हैं। और बिहार आज उस रास्ते पे चला है, नया आयाम खोज रहा है, ढूंढ रहा है, प्राप्त कर रहा है। जबकि तेजस्वी के वादे पर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस इसके पहले ऐसे वादे कर चुकी है। जहाँ तक महिला कल्याण की बात है, कांग्रेस शासित राज्यों में ऑलरेडी पहले से महिलाओं के लिए बहुत तरह की रियायतें, सहूलियतें दी जा रही।
फिलहाल आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वादे और दावे का खेल अभी और तेज होगा, लेकिन इसकी शुरुआत तेजस्वी ने कर दी है और अब नजर है नीतीश कुमार पर कि क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पटना के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी मेट्रो का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है और इसके निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। मुजफ्फरपुर मेट्रो की कुल लंबाई से लेकर स्टेशन तक तय कर लिए गए। मुजफ्फरपुर मेट्रो को लेकर पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। राजधानी पटना के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी मेट्रो ट्रेन दौड़ने वाली है और इसको लेकर अब रास्ता साफ हो गया है, रूट भी तय कर लिए गए हैं। इसको लेकर विशेष बैठक भी बुलाई गई थी जिसमें राइट्स कंपनी जो है उसके अधिकारी थे, नगर आयुक्त और तमाम अधिकारी जो जिला के थे वह थे और जनप्रतिनिधि भी थे, जिसमें यह रूट तय कर लिया गया है। 2 कॉरिडोर में मुजफ्फरपुर में मेट्रो चलने वाली है, जिसकी कुल जो लंबाई होगी 21.25 किलोमीटर होगी, यानी 2 कॉरिडोर। पहला कॉरिडोर हरपुर बकरी से रामदयालु तक होगा, जिसकी कुल लंबाई 13.85 किलोमीटर, जिसमें कुल 13 स्टेशन होंगे। वहीं दूसरा कॉरिडोर जो होगा वह एसकेएमसीएच से मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन तक होगा, जिसमें 7.40 किलोमीटर की कुल लंबाई होगी। 7 स्टेशन होंगे इसमें, यानी जिस तरीके से पहला कॉरिडोर हरपुर बकरी से रामदयालु नगर है, जिसमें हरपुर बकरी, सिपापुर, अहियापुर, 0 माइल चौक, चकगाजी, दादर चौक, दरिया बस स्टैंड, चांदनी चौक, विशुनदत्तपुर, भगवानपुर चौक, गोबरसही, खबरा, रामदयालु नगर होगी। वही कॉरिडोर जो एसकेएमसीएच से चलेगी तो एसकेएमसीएच, शहबाजपुर, 0 माइल चौक, शेखपुर, अखाड़ा घाट, कंपनी बाग रोड और रेलवे स्टेशन होगा। मुजफ्फरपुर में मेट्रो का सपना बहुत जल्द पूरा होगा और उसके निर्माण का भी रास्ता साफ हो चुका है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार सरकार के द्वारा मुजफ्फरपुर को मेट्रो प्रकल्प के लिए चुना गया है। इसका जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस होता है, राइट्स कंपनी है रेलवे मंत्रालय की, उनके द्वारा किया गया और जो एनालिसिस किया गया उसके बाद रूट्स का जो निर्धारण होता है कि कहाँ से मेट्रो कहाँ पे चल सकती है कि फिजिबली चले, शहर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, शहर का आर्थिक सामाजिक विकास हो, तो इसके लिए उन्होंने 2 रूट प्रपोज किए थे। उसी के लिए शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों के साथ, अभियंताओं के साथ, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ स्टेक होल्डर्स मीट किया गया। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, फैक्ट्री में लग गई भीषण आग। भवाना औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में आग से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां फैक्ट्री में भीषण आग लगने की सूचना है। भवाना औद्योगिक क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में लगातार जुटी हुई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भीषण अगलगी की घटना घटी है भवाना औद्योगिक क्षेत्र में। इस फैक्ट्री में आग लगने की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब बात बिहार के मौसम के मिजाज की करेंगे। पूरे बिहार में ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सुबह सुबह कुहासे के असर भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। दिन का तापमान सामान्य रहेगा, पर रात में 3 से 4 डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना है। कुहासे होने की वजह से लोगों को सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह दी जा रही है। पूरे बिहार में ठंड का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दूं कि बिहार में कई ऐसे ज़िले हैं जहां के तापमान जो है वो 10 से नीचे हैं। आप अगर सासाराम के डिहरी ऑनसन की बात करें तो तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। समझा जा सकता है कि ठंड जो है वो किस कदर बढ़ रही है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक रात में लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक अगले 2 दिनों तक बिहार के लगभग सभी ज़िलों में जो आंशिक रूप से बादल जो हैं वो छाए रहेंगे और साथ साथ सुबह में कुहासा जो है वो देखने को मिलेगा। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना से, ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे कुहासा सुबह सुबह जो है वो किस कदर है। और विजिबिलिटी अगर कहें तो 100 मीटर से ज़्यादा नहीं है, 100 मीटर के लगभग जो है वो विजिबिलिटी बनी हुई है। और जो लोग हैं
अपने गाड़ियों में लाइट जलाकर यहाँ पे चल रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं। और यहाँ पे मौसम विभाग ने बताया है कि दिन का तापमान जो है वो लगभग ऐसा ही रहेगा, लेकिन रात में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है उसमें वृद्धि हो सकती है। अगर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अगर वृद्धि होती है तो उससे ठंड में थोड़ी राहत रात में मिल सकती है, और ये अगले 2 दिनों के लिए ही है। और लगातार जो है वो कुहासा बढ़ रहा है। लोग जो हैं, ठंड जो है जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोग भी यहाँ पे सड़कों पे कम दिखाई पड़ रहे हैं। जो सुबह सुबह अपने घरों से अपने कामों के लिए जो निकल रहे हैं वो सावधानी के साथ निकल रहे हैं। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ रही है उसमें लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त